शोले फिल्म चल रही थी और वो धर्मेंद्र साहब जिक्र ना करें तो क्या हकीकत में वो मुसलमान हुए थे और उनके आखिरी वो अल्फाज क्या थे आपके साथ? उन्होंने मुसलमान होकर शादी की थी। शाहरुख खान से बड़ा एक्टर मानता हूँ शान को, और हमेशा मैंने ये बात की है। दुनिया में मैंने बड़े बड़े डांस की हिस्ट्री पढ़ी है, दाऊद इब्राहिम जैसा डांस नहीं पैदा। शान के साथ भी नाराजगी का इजहार कर दिया, फाद मुस्तफा के साथ भी कर दिया, तो फिर कौन सा नहीं, फाद मुस्तफा के साथ नाराजगी तो कोई इजहार नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद साकिब रबानी और आप देख रहे हैं VLC पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे मेरी ही नहीं पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। 434 फिल्म के खालिक हैं 52 साल की उम्र में, और बहुत अच्छे राइटर, फिल्म साज, और द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसी जो फिल्में हैं वो इनकी अक्कासी करती हैं। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले एक तसही कर ले, 52 साल मेरी उम्र नहीं है, 52 साल की उम्र इंडस्ट्री में काम किया है मैंने। 52 साल की इंडस्ट्री में काम कर लिया? जी हाँ सर, आते साथ ही वो आपने अभी उसके शान के साथ आपकी जो जंग है वो उसका ऐलान कर दिया है। वो जंग किस तरह की होगी? कोई शोले फिल्म जैसी होगी या फिर कोई वैसे आपकी जो रंजिश है उसका आप खुल के इजहार करेंगे? वो किस तरह की आपने जंग का ऐलान? असल में वो मामला कोर्ट में है अब। ठीक हो गया। और उसके 5-7 जस्टिस बैठे हुए, पूरी जूरी बैठी है, जिसको लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस हैं खलीलुर रहमान कमर जी जी। बाकी मेंबरान में मसूद भट्ट डायरेक्टर हैं, ठीक है। मीरा हीरोइन है, ठीक है। इरफान खोसट हैं, जी जी। और एक और साहब हैं जिनका मुझे नाम नहीं। तो ये जूरी में चूँकि फैसला, जब तक वो फैसला नहीं करते इस पर मैं बात नहीं कर सकता। नहीं, कोई गलती का तो इजहार तो कर सकते हैं ना कि अवाम कह रही कि नहीं, वैसे सोशल मीडिया के व्यूज़ लेने के लिए या अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ लेने के लिए सिर्फ मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। जी जी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लाखों में मेरे लिसनर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा रिकॉर्ड है, मैं 1 साल से ये पॉडकास्ट वगैरह कर रहा हूँ, 1.5 साल हो गया मुझे। जी जी। कि मैंने कभी भी व्यूज़ लेने के लिए कोई ऐसी हरकत नहीं की। बिल्कुल ठीक है। लोगों को, आप जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोगों की ये कोशिश होती है कोई व्यूज़ बनाने के लिए, कोई कंट्रोवर्शियल सवाल करें ये वो। जी जी। लेकिन मैं जो करता हूँ अपने चैनल पर, उसमें कभी ऐसी बात मैं गलत नहीं करता। वही करता हूँ जो हकीकत होती है, जो सच होती है। बिल्कुल। तो मुझे उसका गिला था, उसका मैंने इजहार किया, उसका वो जंग शुरू हो गई। और जी जी। चूँकि अब फ़िलहाल जंग बंद है, जूरी बैठी हुई है, वो डिसीजन करेगी, उसके बाद फिर उस पर मैं बात करूँगा। मुस्तकबिल में कोई फ़िल्म का भी सोच रहे हो जिस पे आप काम करना का, या कोई फ़िल्म लिखी हो आपने? क्योंकि अवाम अब चाह रही है कि क्योंकि नई जेंजी आ गई है हमारे सामने, और सुल्तान रही है या फिर वो मौला जाट, वो कहते हैं जी अब गंडासे वाली जो कहते हैं ना कि जान छोड़ देनी चाहिए हमें, हम कोई वो एनिमेशन की तरफ जाएं या AI की तरफ जाएं जिससे जो यूथ के लिए भी कोई ना इन्फॉर्मेटिव हो, कोई साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो। तो इस हवाले से कोई? देखिए, मैं इस हवाले से आपकी बात मानता ही नहीं हूँ कि भाई यूथ ये चाह रही है कि एनिमेशन की फ़िल्म हो, या यूथ ये चाह रही है, वो चाह रही है कि इन्फॉर्मेशन हो, फलां हो। उसकी एक वजह है। पहली बात तो यह है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो यूथ के पास ऑलरेडी है। बिल्कुल। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, वो उसको जितना यूज़ कर रही है, हम नहीं कर रहे। जी जी। उनको सब पता है। और एनिमेशन का भी उनको कोई नहीं, यूथ हो या पुराने लोग हों, बिल्कुल, वो एक अच्छी फिल्म चाहते हैं। ठीक है। उसमें ये कोई शर्त नहीं होती। अब मसलन आपने कहा है कि ये लोगों का मुतालबा है कि गंडासा से जान छोड़ दें। जी जी। 79 में रिलीज़ हुई थी मौला जट। जी जी। उसके बाद वो गंडासा 96 तक चला। बिल्कुल। सुल्तान राय की डेथ होगी, गंडासा ख़त्म हो गया। जी जी। तो आफ्टर 30 ईयर जी। वही गंडासा फिर सुपरहिट हुआ। बिल्कुल। और ऐसा हुआ कि पूरी इंडस्ट्री की पहचान बनी। बिल्कुल ऐसे। तो जो लोग ये एतराज़ करते हैं, ये एक ग्रुप है जो मेरे खिलाफ काम करता है और शुरू से कर रहा है। मेरे ऊपर इल्ज़ाम होता है बदमाशी फैला रहे हैं जी, लॉलेसनेस कर रहे हैं जी, लोगों को ये बदमाश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गंडासे के अलावा इनके पास है कुछ नहीं। भाई, गंडासा एक गैरत का निशान है। जब तक गैरत मेरे अंदर रहेगी, गंडासा मेरा चलता रहेगा और बेगैरतों पे चलेगा। बिल्कुल। अब वो एक उन्होंने बनाया हुआ, ये पब्लिक को नहीं चाहती। उस दौर में भी मेरे पीछे प्रेस भी पड़ा, नासिर साहब ये बदमाशी की फिल्में कम बातों दी, अवाम तंग आ गए हैं। भाई, अगर अवाम तंग आ गए हैं तो मेरी फिल्म जोबली क्यों करती है? लेकिन एक चीज़ से आप तंग आ गए, बिल्कुल, तो मसलन ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जहाँ भी चैनल पे कर रहे हैं, अगर ये आपका प्रोग्राम हिट नहीं जाता, व्यूज़ नहीं मिलते, तो जो ओनर है वो कहेगा बंद कर दो यार। जी जी। क्योंकि इससे मुझे कोई इनकम तो नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे। अगर ये हिट होता है तो आप इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। बिल्कुल ऐसे। जैसे नीलामगार हिट था तो 50 साल तक तारिक अजीज साहब वो करते रहे। जी जी। तो मैं नहीं मानता कि लोग ये पसंद, मैं ये समझता हूँ कि जब भी अच्छी फिल्म मिलेगी, पूरी इंडस्ट्री को, पूरी दुनिया में जिस फिल्म ने इंट्रोड्यूस करवाया वो मेरी लेजेंड है, मौला जट, वो गंडासा है।
बिल्कुल, इसमें कोई शक कोई नहीं। फिल्म दिखा दें इससे पहले जिसने पूरी दुनिया में धमाका किया हो और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की फिल्मों को शिकस्त दी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हिंदुस्तान की 4-4 अरब रुपए की बनी हुई फिल्में जी, जी। इस फिल्म के सामने जीरो हो गई और वो प्रोड्यूसर हैरान है कि इस फिल्म में ऐसा क्या है। बिल्कुल। और उन्होंने दुबई जाकर फिल्म देखी, किसी ने कनाडा जाकर देखी, किसी ने अमेरिका में जाकर देखी। जी, जी। तो आप जब अच्छी फिल्म देंगे तो यहाँ भी यूथ ने देखी। मुखालिफ बात करने वाले में कहीं आप फिरदौस जमाल साहब को तो नहीं कहने चाह रहे थे? है फिरदौस जमाल साहब, हाँ, क्योंकि उनके बारे में आपके थोड़े से अल्फाज सख्त होते हैं, वो आपके ऊपर नहीं, थोड़ी तनकीद करते नजर आते हैं सब बाज़-औक़ात। वो करते हैं तनकीद। जी, जी। उनका राइट है वो तनकीद करें। उन्होंने तनकीद की होगी शायद इस वजह से कि एक दफ़ा उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बच्ची शायद ड्रामे में काम करना चाहे, तो इस किस्म का मसला था। वो तो आपने कुछ स्पेस नहीं तो दी? नहीं, वो मैंने बात ये की थी, उन्होंने कहा था कि हम गैरतमंद हैं, पठान हैं और हम ये नहीं बर्दाश्त करते कि हमारी बच्चियाँ जो है ना वो फिल्मों में काम करें। बिल्कुल। ये तो राइट है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर एक बच्ची ने किया है तो मैंने कहा आपने बाइकआउट क्यों किया? जिनके साथ आप काम करते रहे वो भी तो लोगों की बच्चियाँ थी ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके साथ आप हीरो भी आते रहे, विलन भी आते रहे, वैसे भी काम करते रहे, तो उस वक्त आपको एहसास होना चाहिए था ना यार ये बच्चियाँ एक ऐसी फील्ड में आ गई जो गलत है। जी, तो जी। उस गलत फील्ड से पहले सबसे पहले आप निकल जाते। बिल्कुल, आप तो इन रहे, बिल्कुल। शोहरत भी कमाई, पैसा भी कमाया, सब कुछ कमाया। तो अब जब आपकी बच्ची आई है तो आप फील करते हैं कि ये क्यों आई है। जी, जी। अब मेरी बच्ची काम कर रही है ना ड्रामे में, मैंने तो कभी कोई ऐसा नहीं कहा कि जी मैं घर छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। करे, बिल्कुल ऐसे ही। कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी हिंदुस्तान का आपने जिक्र किया तो मेरे ज़हन में शोले फिल्म चल रही थी और वो धर्मेंद्र साहब का जिक्र ना करें तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या हकीकत में वो मुसलमान हुए थे और उनके आखिरी वो अल्फाज क्या थे आपके साथ? क्योंकि आपकी उनके साथ मुलाकात भी हो चुकी है और वो जी मेरी मुलाकात नहीं, मेरी तो मुलाकात है, मैंने तो उनके लिए फ़िल्में भी लिखी, मैं उनका 2 महीने मेहमान भी रहा हूँ, वाह वाह, 88 में भी और उसके बाद भी। तो उन्होंने मुसलमान होकर शादी की थी, बिल्कुल मुसलमान हुए थे। और वो जो अपना मैं उसने भी इस्लाम कबूल किया था। अब दिल से किया था या नहीं किया था ये उनका और अल्लाह का मामला है। अल्लाह का मामला। लेकिन तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर, क्योंकि हिंदुइज़्म में दूसरी शादी है नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने करनी थी, लिहाजा उन्होंने मुसलमान होकर कर ली। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जिस वक्त वो तलाक़ का मसला हुआ तो उन्होंने तलाक़ दे दी उसको, जी, जी। अलग कर दिया। अब ये भी मुतनाज़ा है बात, क्योंकि मैं उनसे ये डायरेक्ट बात नहीं पूछी कि आपने तलाक़ दी है, नहीं, ये बात मैंने उनके भाई से पूछी थी। उसकी वजह थी मेरा उनका एक बड़ा एहतराम का और रिश्ता था, वो इतना अदब करते थे, मेरा इतना इज़्ज़त करते थे जी, जी। और इतना प्यार करते थे कि मेरा दिल हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं उनसे पर्सनल क्वेश्चन करूं कि। लेकिन जो उनके अजीत भाई ने बातें बताई थी, ये वो बातें मैंने यहाँ पब्लिक के साथ भी शेयर की जी, जी। कि शादी कैसी हुई। और शादी के बाद फिर उन्होंने जो मेरे पास अजीत ने बात बताई थी, वो बेटी की ख्वाहिश पर उनने अपनी बीवी को छोड़ दिया था। वो एक दफ़ा आप कहते हो सुना मैंने कि वो काफ़ी गुस्से में थे और आई थिंक उनकी जो आंखें थी वो भी सुर्ख हो गई थी। वो तो उस वो वक्त कहानी सुनाते हुई थी। अच्छा, कहानी सुनाते हुए। हाँ, वो मैंने डायलॉग ऐसा बोला था जो हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ था। जी, जी। तो उनकी आंखें सुर्ख भी हुई और उन्होंने बड़ी देर तक मुझे घूरते रहे और बाकायदा मेरी जान निकल गई जैसे। मैंने कहा अब मैं परदेश में बैठा ये हूँ। वो उनके मुसलमान होने से पहले के बाद की बात? नहीं, बात की बात है, ये 88 की बात है। मतलब अभी भी उनके अंदर वो हिंदुइज्म जिंदा थी? हाँ, नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ ना। जी, जी। तो मैं यही समझा कि अब ये मुझे हो सकता मारे, तो नीचे वाले फ्लोर में बच्चे भी थे मेरे, तो मैं बहुत परेशान हुआ। दिल में अल्लाह से दुआ भी मांगी, या अल्लाह इज़्ज़त रख ले। तो आखिर में उन्होंने मुझे उठाया और सीने से लगाया और उन्होंने फिर एक जुमला बोला। उन्होंने कहा यार हमारे राइटरों ने भी हिंदुइज़्म को कंडम किया है, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से आपने की आज तक किसी ने नहीं किया। तो वहाँ उन्होंने एक जुमला बोला कि इस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 88 करोड़ है। जी, जी। तो मैं हल्फन कहता हूँ 88 करोड़ हिंदुस्तान में एक भी नासर अदीब नहीं है। क्या बात। और ये फिर अखबार में भी बांध छपा। वो ये वाक़या था। अच्छा, पिछले साल मैंने सुना था आपकी कुछ 414 फिल्म लिख ली हुई थी, आप एक साल के अंदर 20 और लिखी हैं। कौन सी आजकल कोई बड़ी फिल्म नज़र आ रही है हमारे सामने, या अभी जो हमारी रिसेंटली गुजरी है जो हिट गई हुई है? नहीं, किस दौर की बात कर रहे हैं आजकल? एक साल पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना जिसमें आपने कहा ना कि 414 फिल्म हो गई हैं। जी हाँ। तो अभी आपने बताया कि 434 हो गई हैं। जी हाँ, वो मैं मेरे ख्याल में बोलने में गलत कर गया हूँगा, जी, जी। वरना वो 434 थी। वो बाज़ दफ़ा कहते कहते बाज़ दफ़ा सन गलत हो जाता है, बाज़ ठीक दफ़ा हो वो गया। मिस हो जाता है। जी, जी। 434 हैं, लेकिन कई लोग 414 में कहते हैं, वो 414 आज से 3-4 साल पहले की बात है। ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद फिल्में आती रही, ये शान की और मम्बर आने की जो फिल्में हम बनाते रहे वो जी, जी। होती रही।
तो वो 434 उस तरीके से बन गई। अभी 435 तो अब रिलीज़ हो रही है ये बुल्ला जी जी। ईद पर। क्या आपके भी किसी डायरेक्टर ने पैसे मारे हैं? डायरेक्टर ने जी। डायरेक्टर ने मेरे पैसे आज तक सर किसी ने भी नहीं मारे सिवाय प्रोड्यूसर के। अच्छा, प्रोड्यूसर ने? एक प्रोड्यूसर ने मारे, लेकिन वो भी मेरी फिल्म के पैसे नहीं मारे। उसने कहा था कि ये हिट होगी तो मैं आपको 25,000 रुपये इनाम दूंगा, वो फिर उसने नहीं दिया। अच्छा, इनाम नहीं दिया था वैसे जो? हाँ, पैसे में जो आज तक किसी ने नहीं मारे। पैसे नहीं मारे? नहीं। लाहौर के बारी स्टूडियो ख़त्म हो गया, पंजाबी फिल्में जो हमारी वो कोई आपको सिर्फ नज़र आती थी स्टेज ड्रामों के हद तक, लेकिन स्टेज ड्रामों में कभी आपको तनकीद करते हुए नहीं हमने देखा, क्योंकि आप पंजाबी फिल्मों को प्रमोट करने वाले थे। तो इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, फिल्म जो है किसी स्टूडियो की मोहताज नहीं है आजकल। ठीक हो गया। एक दौर था कि बारी स्टूडियो भी चाहिए था, शाहनूर भी चाहिए था, वहाँ गाँव भी थे, हवेलियाँ भी थी बनी, तो उसमें हम शूटिंग करते थे। अब जो ट्रेंड हो गया वो ये ट्रेंड है कि अब ओरिजिनल लोकेशन पर लोग शूटिंग करते हैं। स्टूडियो में बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जिनका सेट लगता है, तो वरना फिल्म जो है वो स्टूडियो में बनती है। और जिन्होंने सेट लगवाना होता है, अब जैसे लेजेंड मौलाज में सेट लगे थे, उन्होंने आउटडोर लोकेशन में सेट लगा ली। नहीं, बॉलीवुड में भी एक प्रॉपर सोसाइटी बनी है, सिटी बनी हुई है जो सारी मतलब सेट की बेस पे है। इसी तरह हॉलीवुड में भी अगर आपका वो क्रोमे के सेट बने हुए हैं तो वो सारी फिल्म शूट होती है। बिल्कुल है जी। बॉलीवुड में एक स्टूडियो ऐसा है जिसमें हवाई अड्डा भी है, जिसमें रेलवे लाइन भी है, वाह वाह, जिसमें कुआं भी है, जिसमें खेत भी हैं, जिसमें सब कुछ है। वो 30-35 एकड़ में उन्होंने वो स्टूडियो बनाया हुआ है। जी जी। तो वहाँ वो फैसिलिटीज देते हैं। वहाँ वो सिर्फ इतना ही काम करते हैं कि मसलन ट्रेन सीक्वेंस है तो वो ओरिजिनल लोकेशन पर वो शॉट ले लेते हैं, तो बाद में वो करते हैं। और मसलन शाहरुख खान की या कतरीना कैफ की शूटिंग अगर है जी जी, या माधुरी की है तो वो उसके लिए इंडोर वो कर लेते हैं, वो उस तरीके को हल करते हैं। इस इंडस्ट्री को किसी ने ओन तो किया नहीं। बिल्कुल। अब आके सोसाइटी ने ओन किया। अब सोसाइटी एक्टर को 2 नंबर का आदमी नहीं समझती। ठीक हो गया। ना लड़की को 2 नंबर आदमी समझती, ये आप भी जानते हैं। ठीक हो गया। इससे पहले माहौल कुछ और था। तो लेकिन हुकूमत इसके लिए कुछ भी नहीं करती। और हुकूमत ने जब देखिए ऐलान किया था 4 अरब रुपया हम प्रोड्यूसरों को देंगे, इस बात को 2 साल हो गए। वो 4 अरब रुपया कहाँ है हमें कोई पता नहीं है, किसको मिलेगा ये भी हमें कोई पता नहीं है। और अगर मिलेगा तो मेरा ईमान है शहबाज शरीफ साहब के दोस्तों को, पसंदीदा लोगों को मिलेगा। कुछ पैसा मरीम नवाज साहबा की जो पसंदीदा शख्सियत है उनको मिलेगा। आपके मुताबिक किन को मिलना चाहिए? उस प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए जिसका आज भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक है। ठीक है। और वो फिल्म बनाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन वो तो फिर हमारे सामने बड़े नाम तो अभी आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, नासिरुद्दीन साहब बैठे हुए हैं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने तो एप्लीकेशन दी नहीं। ठीक हो गया। मैंने इसलिए एप्लीकेशन नहीं दी कि मेरा ईमान है कि किसी से पैसा लेकर आप अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। आप उस पैसे को मिस यूज़ कर सकते हैं, आप खा सकते हैं पैसे को। जी जी। 2 नंबर तरीके से फिल्म पैसे से नहीं बनती सर, फिल्म दिमाग से बनती है। दिमाग से बनती, लेकिन पैसा का तो और चाहिए। पैसा चाहिए, उसके लिए प्रोड्यूसर चाहिए जो पैसा लगाए। ठीक हो गया। आपको अगर गवर्नमेंट पैसे देती है, मसलन 2-4 करोड़ रुपया पैसे देती है, आप फिल्म बनाएंगे। जी जी। और उसमें जो बेसिक होना चाहिए मेयार, अब मुझे नहीं पता हुकूमत ने क्या क्या शराइत रखी हैं। जी जी। मेरे हिसाब से सारी फजूल है। मेयार ये होना चाहिए कि जिस प्रोड्यूसर ने फिल्म बनानी है वो स्क्रिप्ट लेकर आए, स्क्रिप्ट की वहाँ कमेटी हो। ठीक हो गया। वो स्क्रिप्ट को पढ़े, जो स्क्रिप्ट उनको लगे ये सिर्फ कमर्शियल भी है और ये इन्फॉर्मेटिव भी है। जी जी। और ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक भी है और ये हमारी इंडस्ट्री को और हमारे मुल्क की कल्चर को आगे ले जाने वाले स्क्रिप्ट है। बिल्कुल। उसके प्रोड्यूसर को पैसे दे दें, ठीक हो वरना आप यकीन करिए पैसे ज़ाया हो जाएंगे। सरकारी माल चला इसलिए कि सरकारी माल समझ, इसलिए उसकी वजह यह है कि आप देखें इस वक्त जितनी भी फिल्में बन रही हैं जी जी, आपके सामने है, जुमे को लगती हैं। मुझे तो कई फिल्मों का नाम भी नहीं पता लगता, महीने बाद पता चल लगता है इस नाम की फिल्म एक रिलीज लगी हुई है। बिल्कुल। मतलब जुमे को लगती है और जुमे को उसको अगले शो का ख़त्म करके उनको कहते हैं जी अब लास्ट शो मिलेगा 2 बजे से। जी जी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उतार देता है। बिल्कुल। ये फिल्में क्यों बन रही, क्यों फ्लॉप हो रही हैं? एक तो मेरे ख्याल में जो वो ना ड्रामों का टच दिया होता है वो सास बहू से नहीं निकल पा रहे हैं। सब्जेक्ट नहीं है, राइटर नहीं है, राइटर नहीं है। बिल्कुल। और प्रॉब्लम ये है कि जितने डायरेक्टर हैं उनमें 90% राइटर तो है लेकिन वो आई थिंक पे नहीं करते या वो उनके साथ नहीं सर, राइटर को अहमियत ही नहीं कोई देता। यहाँ मैं आपको बताऊँ जो मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्टर होता है, वो कोई फिल्म देखता है नेट पर, जी जी, उसको मुतासर करती है, उसका कोई सीक्वेंस लेता है, उसको करेक्टर लेता है, फिर कोई दूसरी फिल्म देखता है, उसके करेक्टर लेता है। वो यहाँ भी पाकिस्तान के 2-3 डायरेक्टर यही काम करते थे।
तो एक फिल्म बना के वो फिर राइटर को बुलाते हैं बिल्कुल। और राइटर को बुलाते हैं ये लिख दो। जिस घोड़े को आप चार दीवारी बना दें इर्द गिर्द किस में दौड़ना है, वो घोड़ा अपनी दौड़ नहीं दौड़ सकता। बिल्कुल। घोड़ा वो दौड़ेगा जितनी वगां भी खुली हो तो मैदान भी खुला हो, फिर वो दसेगा मैं कितना दौड़ सकता है। बिल्कुल। अब उस में आप राइटर को घुमाना चाहते हैं कि ये कर दे ये कर दे, वो क्या कर सकता है। और क्योंकि राइटर दो किस्म के हैं पाकिस्तान में। जी जी। एक राइटर हैं ज़रूरतमंद, बिल्कुल, और एक राइटर होता है गैरतमंद। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़रूरतमंद डायरेक्टर की हर बात मान लेता है, लेकिन गैरतमंद फिर ऊंजी मार जाता है। गैरतमंद वो नहीं मानेगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि एक स्क्रिप्ट फिल्म मैंने साइन की डायलॉग के लिए जी 15 लाख रुपए तय हुआ। बिलाल अशारी साहब ने तय करवाया। फाज मुस्तफ़ा प्रोड्यूसर थे और हीरो थे, ठीक हो गया। और फजर नाम के उनके डायरेक्टर थे। मैं गया तो मैंने कहा जी ठीक है कहानी सुना दो। उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। जी जी। मैंने सुनी। सुनने के बाद मैंने बहुत सोचा। मैंने कहा ये दूसरे दिन आपके साथ बात होगी। दूसरे दिन मैं सारी रात सोचता रहा बिल्कुल कि इन्होंने मुझे बुलाया डायलॉग लिखने के लिए, और मेरे बारे में लोगों का ये है और इंडस्ट्री का भी मुझे ये है कि ये मकालमा बहुत अच्छा लिखते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा इसमें कौन कौन से सीन है जिनकी मैं मकालमे लिखूंगा तो क्लैप ले सकता हूँ। बिल्कुल। मैं सारी रात सोचता रहा, मुझे कोई सीन नज़र नहीं आया। मैं अगले दिन उनके पास गया। मैंने बड़े एहतराम के साथ फजर साहब को कहा जी जी कि इस फिल्म में कोई ऐसा सीक्वेंस बताएं जिसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएं। तो कहने लगे कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्लाइमेक्स कोई नहीं है। मैंने कहा कोई ऐसा सीक्वेंस बताएं जिसे स्क्रीन पर देख के लोग रो पड़ेंगे ज़ारों कतार। ऐसा भी सीक्वेंस नहीं मिला। मैंने कहा ऐसा सीक्वेंस बताएं कि जो स्क्रीन पर चलेगा तो लोग कुर्सी से उल्टे होकर हंसते से उल्टे हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा फिर आप ये फिल्म ना बनाएं, मेरे पास इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है, या मुझे लिखने दें जी जी। अपने हिसाब से। उन्होंने कहा जी आप लिखें। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने इंटरवल तक कहानी लिखने के बाद मैंने कहा सुन ले ताकि उसके बाद मैं सेकंड हाफ लिखता हूँ। मैं गया, फजर साहब थे, उनके टीम थी 3-4 जी और जी। भी वो भी थे। उन्होंने सब ने सुना, उन्होंने बेपनाह तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा है, लेकिन एक दफ़ा आप साहब को सुना लें। बिल्कुल 2-3 दफ़ा गए, टाइम नहीं, वो बड़े बिजी हैं अपना। फाद मुस्तफ़ा बहुत बिजी होते हैं ड्रामों में। फिर फैसला, मैंने कहा जी मैं रिकॉर्ड करवा दे तो उन्हें सुना दे। मैंने रिकॉर्ड करवा के दे दी कहानी। बिल्कुल। उसके बाद मुझे फ़ोन आया फजर साहब का कि जी वो फाद साहब ने कहानी सुनी। वो कहते हैं यार ये तो वो कहानी नहीं जो हमने बनानी थी, जो हमने सुनाई थी। बिल्कुल। तो मैंने कहा फजर भाई वो कहानी तो फिर मैं तो नहीं लिख सकता, वो आप लिखवा लें। फिर उसमें मेरे लिए मुझे पैसे ना दें, फिर ज़ाया होने वाली बात है। मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकता जिसके बदले मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, सिर्फ इसलिए लिख दूं कि यार ये पैसे मिलेंगे। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं लिखता। और मैंने फजर को ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आपको बुरा लगा होगा मेरा ये फ़ैसला, जी जी। और अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि आपकी क्रिएशन थी और मैंने उसको रिजेक्ट किया या पसंद नहीं किया। लेकिन मैंने कहा मैंने आप सोचे तो मैंने आपके साथ भलाई की है। आपका एक नाम बना हुआ, आप बना रहे हैं ड्रामे वगैरह। बिल्कुल। आप ये फिल्म बनाएंगे, आपकी फिल्म डेड फ्लॉप होगी। उसके बाद आपको लोग ये फिल्म के ये ड्रामे इसमें भी शायद ना लें। जी जी। आप जब भी फिल्म बनाएं, बेशक आपने राइटर अपनी मर्जी का ले, जो भी ले, फिल्म तब बनाएं जब उसमें ये 3 क्वालिटीज़ हों जो मैं आपको सुना के जा रहा हूँ। जी। कि कोई ऐसा सीक्वेंस जो रोंगटे खड़े कर दे वो भी हो, ऐसा सीक्वेंस जो रुला दे वो भी हो, ऐसा सीक्वेंस जो हंसा दे वो भी हो। ये सब चीज़ें बुल्ला फिल्म में मौजूद हैं। जी अल्लाह की रहमत से। कहीं बुल्ला फिल्म की वो जो अभी शान के साथ आपकी कंट्रोवर्सी बनी है, वो इसीलिए ये तो नहीं है कि शायद इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में शायद इस फिल्म को हिट कर नहीं दिया नहीं जाए? सर, ऐसी कोई बात नहीं। ये मेरा ज़ाती डिसीजन था, ये ना प्रोड्यूसर के इल्म में थी बात जी जी। और ना शान साहब के इल्म में थी। मैंने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें एक जुमला उनका मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट की, अपनी जी जी। रिकॉर्ड की, और वो मेरे जो बुल्ला के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने उनको बताया। मैंने कहा ये मैं कर रहा हूँ, आप देख लें, पहले रिलीज़ करने से पहले देख लें बिल्कुल कि आपके या आपके एक्टर के या आपकी फिल्म को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता। बिल्कुल। उन्होंने देखी, उनका नहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचता, आप बेशक चल, मैंने चल अच्छा, नरम गोशा भी रखते हैं आप उनके वाले से? हैं? मतलब थोड़ा सा वो हाथ होला भी रखते हैं उनके वाले से? नहीं, हाथ हौला की बात नहीं। आपने वो देखी है?
नहीं अभी तक तो मैं देखे ना तो फिर आप सही क्वेश्चन कर सकते हैं ना, या सही मैंने में बहस भी कर सकते हैं। आप उसे देखें, इंशाल्लाह। आपको बड़ा मजा आएगा। चले आपने वो शान के साथ भी नाराजगी का इजहार कर दिया, फाद मुस्तफा के साथ भी कर दिया, तो फिर कौन सा नहीं, हमारे फाज मुस्तफा के साथ नाराजगी तो कोई इजहार नहीं, लेकिन वो काम कर नहीं ना मुझे उस तो तरीके से खुद कर अफसोस है कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सका, और मैंने उनको फिर बाद में ऑफर दी, ऑफर दी और यहाँ तक मैंने ऑफर दी कि मैंने कहा आप मेरे से फिल्म लिखवाएं जी, और या ड्रामा लिखवाएं, और उसके पैसे आपकी मर्जी के मैं लूँगा, ठीक हो गया। मैं नहीं डिमांड करूँगा, जो आप देंगे मैं बहस भी नहीं करूँगा, मैं उसमें तब्दील भी नहीं करूँगा, बिल्कुल क्योंकि आपने मुझे बुलाया, मुझे ऑनर दी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ काम करूँ। तो जब भी आपका मूड बने आप मुझे बुला लें। तो एक दफ़ा उनके जो वो कोऑर्डिनेटर होते हैं उसका फ़ोन आया कि जी वो कुछ हम सोच रहे हैं, तो आपको अनकरीब बुलाएंगे। मैंने ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर फ़ोन नहीं आया। जी जी। तो नाराज़गी नहीं है, शान से भी नाराज़गी नहीं, देखिए गिला होता है। लेकिन आपने शाहरुख खान और शान का जो मुकाबला है वो आपस में जी कह दिया कि शाहरुख खान और शान एक लेवल के जो ना अदाकार हैं। नहीं, मैं शाहरुख खान से बड़ा एक्टर मानता हूँ शान को, और हमेशा मैंने ये बात की है। लेकिन शाहरुख खान ने नहीं, आपकी नज़र में शाहरुख खान बहुत बड़ा एक्टर होगा, मेरी नज़र में अगर शाहरुख खान बड़ा एक्टर होता तो उसकी फिल्म मेरी लेजेंड ऑफ मॉडर्न के सामने लगी थी, फवाद खान था और मायरा खान थी, फिर जी। फिर मार देता ना उसको। फिर शाहरुख खान तो फिर मेहनत करता है ना, शान आप खुद ही मानते हैं नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, नो डाउट, लेकिन ना और इस अपनी कार दी मुर्गी दाल क्यों कहिए। बिल्कुल, हमारा जो आर्टिस्ट है जी जी वो भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। अब हम ये कहते हैं जी ये शाहरुख खान बड़ा, फिर ये एक ट्रेंड है जी जी कि हम इंग्लिश बोलने वाले को ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, हालांकि मैंने बड़े अनपढ़ लोगों, इंग्लिश का तो बनता है, ये एक ट्रेंड था ना कभी इंग्लिश बोलना रोब डालने के लिए या बाहर की चीज़ को पसंद करना। वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, जो बड़ा कमाल है, अपने आर्टिस्ट को भूल जाते हैं। बिल्कुल, मैं सुल्तान राय से बड़ा एक्टर मार्लन ब्रांडो को भी नहीं मानता। क्या बात, आप वजह पूछे ना। जी जी, वजह ये है कि मार्लन ब्रांडो ने मुख्तलिफ रोल किए, ठीक हो गया, अपने आप को मनवाया। बिल्कुल, सुल्तान राय ने पूरी जिंदगी एक रोल किया और उससे वो हिट है, और उसमें पब्लिक के सामने इतना हिट है कि कब्र तक उसका पीछा किया कैमरे ने। क्या बात, लोग तो बोर हो जाते हैं ना, जी जी, लेकिन उसने बोर होने दिया। सारी फिल्में मेरी जो हैं एक ही कहानी थी, उस पर जुल्म होता था या उसकी फैमिली पर या उसकी बहन पर या उसके किसी दोस्त पर या उस पर, और उसका वो बदला लेता था। डिफरेंट सिर्फ बदले का होता था, डिफरेंट सिर्फ जुल्म का होता था। ठीक हो गया, ये दो सीन अलग होते थे, बाकी सारी कहानी वही होती थी। मतलब वही वो एक एपिसोड रिपीट हो रहा था बस। जी, एक ही का एक, मतलब जब आप एक चीज़ देख रहे हैं, जी जी, ना पब्लिक तंग आई उससे, जी जी, ना कोई दुनिया का और बंदा तंग आया। और वहाँ इंडिया भारत में धर्मेंद्र जो था वो सुल्तान राय कोई, और वो शम्मी कपूर सुल्तान राय की फिल्म मेला देखने के बाद सेट पर जाते थे। वो कहते थे जब हमें मुश्किल सीन मिलता है ना, जी जी, हम फिल्म मेला देखते हैं, उसमें हम सुल्तान राय की परफॉर्मेंस देखते हैं, अजमल खान की देखते हैं, अंजुमन की देखते हैं, मुस्तफा कुरैशी की देखते हैं, फिर हम जाते हैं। वो हमें ये क्रेडिट देते हैं। और आप लोग कहते हैं जी वो हमसे बड़े एक्टर, मैं तो नहीं मानता। जितनी फैसिलिटीज़ वहाँ डायरेक्टर को है, जी जी, वो फैसिलिटीज़ जहाँ के डायरेक्टर को दे दें, उनसे अच्छी फिल्में बनाएंगे। एकदम से भी आपका जो रखना रखाव, ये प्रॉपर अब सूट बूट पहन के रहना, ये कैसे चेंज हुआ? इवन मैंने एक दफ़ा सुना कि आपकी जो मिसेज है, वाइफ है, वो कहती हैं कि आप उनसे मोहब्बत तक नहीं करते। मोहब्बत बड़े अंदाज में कहा, कोई मतलब इतना भी गुस्सा नहीं नज़र आया वहाँ पे, लेकिन वो उसने यही कहा कि नहीं, बड़े ना लापरवाह किस्म के हैं और किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। मैं सिर्फ दो चीज़ों में लापरवाही नहीं करता, बाकी मैं हर चीज़ में लापरवाही करता हूँ। ये बिल्कुल उन्होंने सच कहा। एक, अपने ड्रेसिंग में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, क्या बात, और एक, मैं काम में कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ड्रेसिंग इसलिए मैं, आप ये कभी आप मुझे बगैर ट्राई किए या सूटेड बूटेड बेहतरीन लिबास में देखेंगे, मेरी कोशिश होती है कि मैं डायरेक्टर से भी अच्छा लिबास पहनूँ, क्या बात, और अपने प्रोड्यूसर से भी अच्छा लिबास पहनूँ। बेहतरीन। और मुझे जो लेजेंड ऑफ मौला जट की फिल्म साज़, क्योंकि उनके ऑफ मैं 3 साल तक लिखता रहा, तो बड़ा वास्ता पड़ता था, तो उन्होंने आखिर में एक जुमला बोला, उन्होंने कहा कि नासिर साहब, आपसे ज़्यादा खुश लिबास इंसान मैंने इंडस्ट्री में नहीं देखा। वाह वाह, मेरे से पहले मुझे पता कि एक शख्स था जो मेरे से ज़्यादा खुश लिबास था, वो असलम परवेज़ थे। ठीक हो गया, तो लेकिन वो नवाब थे, तो नवाबी टाइप वो ड्रेस पहनते थे। हम तो नवाब नहीं, हम तो बड़े मुतवस घर से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मैं इस लिबास को इसलिए अहमियत देता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया था, मैं साफ़ी था, जी जी, साफ़ी के तौर पर एंटर हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जहाँ इग्नोर होता था ना शख्स, वो राइटर होता था।
और क्यों, जब मैं देखता था कि प्रोड्यूसर आया ना, डायरेक्टर आया, सूट पाया, पैंट लाई, यानी जेबा चात पाया, यूँ बैठे हैं, तो सामने राइटर बैठा, शलवार पाई, वो इस्त्री नहीं हुई, कमीज़ पाई, वो भी इस्त्री नहीं उससे कोई पूछता ही हुई, नहीं है। शेव उन्हें नहीं की थी, नहाता भी नहीं, ते बाल भी नहीं वाए, ते बैठा है। बिल्कुल। तो यही वजह है कि राइटर का मकाम भी नहीं बना और राइटर को पैसे भी नहीं मिले जी, जी। दिए। मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मैं ऐसे नहीं जाऊँ, क्योंकि अब देखें ना, ये जो मैंने शलवार पहनी हो जी, जी। और मैंने वो कमीज़ वो बगैर इसी के, और मैं नहाया भी नहीं, बाल भी ना बिखरे, और मैं आ जाऊँ और मैं प्रोड्यूसर को मैं फिल्म लिखने का 50 लाख रुपया लेना है, मैं एक मिसाल देता हूँ, तो वो मेरी शक्ल और हुलिया वेख के कहेगा कि नासिरदीप साहब तुसी 50 लाख इकट्ठा वेख्या किधरे। तो मैं अगर कहा मैं लैना, तो कहता अगर लैना तो यह जी 400 रुपए की तुम शलवार कमीज पाई, इनू तो बदल लो, बिल्कुल। जुत्ती जी पुरानी पाई इनू बदल लो, नहा के वेख लो, अपने बालों में बहा के वेख लो। तो मैं जब जाता हूँ ना सर, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं 99 प्रोड्यूसरों से अच्छी गाड़ी है मेरे पास। जी, जी। मैं उस गाड़ी से उतरता हूँ, इस ड्रेस में उतरता हूँ, लोगों को पता होता है कौन आया है। दाऊद इब्राहिम, हाँ आप इनके बारे में काफ़ी रिसर्च रखते हैं, जी। तो कोई इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। उसका एक वाक़या जो आपने बदकिस्मती से नहीं देखोगे, मैंने वो टीवी पर ऑनलाइन लाइव देखा हुआ है, जी, जी। वो उस वाक़े को। दाऊद इब्राहिम इंडिया से फ़रार हो गया, ठीक हो गया। हुकूमत हिंद जो ख़िलाफ़ हो गई, उसकी एक बिल्डिंग थी, जी, जी। उसकी नीलामी कर उन्होंने रख ली। ठीक हो गया। तो जिससे नीलामी थी, मैंने टीवी ऑन कर दिया इत्तेफाक से, तो वो बिल्डिंग थी पीछे, और यूँ एक मेज़ था, कोई तहसीलदार या कोई अफसर टाइप आदमी बैठा होता, साथ उसके स्टाफ था, 2-3 आदमी कुर्सी पर बैठे होते, सामने फाइलें पड़ी थी, जी, जी। और इंतज़ार था कि कौन इसका आके इसकी बोली लगाता है। हुकूमत ने अपनी बोली भी कुछ रखी थी, पत्नी कितने करोड़ रुपए। जी, जी। वो 4 बजे तक प्रोग्राम ऑन एयर चलता रहा। ठीक हो गया। 4 बजे जो वो ऑफिसर था, उसने ये कहकर फाइल बंद कर दी कि जनूबी अफ्रीका का कोई मुल्क है, वहाँ से एक आदमी ने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं ये बिल्डिंग ख़रीदना चाहता हूँ। उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं आया। तो एक आदमी के से होते हुए बोली नहीं हो सकती, लिहाजा वो बिल्डिंग नहीं बिकी। नहीं बिकी आज तक वैसी ये पड़ी। दहशत थी दाऊद इब्राहिम की। और इवन कहते हैं दुनिया में जो खतरनाक लोग हैं उनमें इनका तीसरा नंबर आता था। जी बिल्कुल। तो हिंदुस्तान, ये क्योंकि हिंदुस्तान में रहते थे वहाँ पे, और इवन यहाँ से शुरू हुआ कि अपने इन्होंने वालिद का कत्ल किया, और वालिद के जो जिसके कत्ल किया उसका इन्होंने बदला लिया, और एक अच्छे पुलिस ऑफिसर थे। लेकिन अब इनके जो सर की कीमत है 25 करोड़ मिलियन, वो क्यों रख दी गई? अब क्या हिंदुस्तान को इससे किस बात का खौफ है? हिंदुस्तान को देखिए जी, बात इसका खौफ है कि एक मैं आपको बताऊं कि एक ऑफिसर था जो कस्टम ऑफिसर था, तो उसको जब चार्ज दिया तो उसको बम्बे का उसको दिया चार्ज, और उसने बड़ी रिश्वत लेकर, करोड़ों रिश्वत देकर वहाँ अपॉइंटमेंट करवाई जी, जी। बंदरगाह पे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पैसे और सारा कुछ होता है, जैसे हमारे मुल्क में थाने भी बिकते हैं, आपको तो पता ही है। तो जिस वक्त वो चार्ज लेने लगा, तो जो जिसने लेटर उसको देना था, उसने कहा पैसे तो तुम बहुत खर्च किए ने, ज़रूर रिश्वत लेना क्योंकि माल फड़दे हो तुसी और फड़ना, बिल्कुल। लेकिन एक एहतियात करना। उन्हें क्या कहना कि जिस बक्से दे उत्ते जिस कंटेनर ते दाऊद इब्राहिम दा निशान होवे ना, उन्होंने माफ़ कर दो, उन्होंने चेक ना करना। ठीक हो गया। और उसका जवाब सी कि उन्होंने चेक करने लिए तो मैं आया, मेरा तो मिशन ही है। और वो गया सर, दाऊद इब्राहिम का माल उतरा। ठीक हो गया। उसने कहा खोलो, तो वो जो लैन आया उन्होंने कहा जी की क्या तुसी? दाऊद इब्राहिम का माल चेक करना है ये? हाँ, उन्होंने की क्या तुसी? कहना खोलो, कहना ये इतना काफ़ी नहीं कि दाऊद इब्राहिम का माल है। कहता दाऊद इब्राहिम का बता लो कि वो ऑफिसर जो उसका माल चेक नहीं करते थे वो जा चुके, और मैं आ गया। अब मैं आ गया। उसने दाऊद इब्राहिम को फ़ोन मिला, आगे उसने जो भी कहा, उसने कहा जी मैंने दाऊद इब्राहिम को बताया है कि आप ने चेक करना और आप इसलिए आए हैं। तो वो कहते हैं कि वो तो जा चुके अपने घरों को, जी, जी। लेकिन तुम अपने घर नहीं जा सकोगे। हम्म। कल तुम्हारी लाश जो है वो बहरे हिंद में मिलेगी जहाँ मेरा माल आता है, और अगले दिन उसकी लाश समुद्र में तैर रही थी। क्या बात है। ये दाऊद इब्राहिम था, इसलिए डरता है वो।
सोने का भाव दाऊद इब्राहिम खोलता था। लेकिन 25 करोड़ मिलियन फिर भी बहुत बड़ी कीमत है। कुछ कीमत है उसके लिए। आपने देखा वो करता क्या था? वो करता ये था कि सुबह उसने फ़ोन करना, सोना क्या भाव है जी मार्केट में, जो चेयरमैन। जी जी फर्ज को उसने कहा जी 1.5 लाख रुपए तोला है। ओके, कितना पड़ा मार्केट में सोना? फर्ज को उन्होंने कहा ये 17 मन, सब हमने खरीद लिया, क्या हमारा नाम कर लो। ओके, अब घंटे बाद उसने रेट खोला, 2.25 लाख, अपना रेट खोल दिया। अपना रेट खोल दिया, सारा सोना बिक गया बिल्कुल 2.25 लाख में। ठीक हो गया। एक पैसा उसने नहीं दिया और कमा लिया। खरीद भी लिया, मतलब खरीदा नहीं था। जो खरीद भाई जुबानी क्या दिया ना, तो किसी की ये जरूरत नहीं थी कि पैसे भेजो। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है जी, आपका हुआ। अब उसने कहा 2.25 लाख से सब बेच दो, सब ने बेचने पर मजबूर थे, उसने और वो बेच प्रॉफिट दिया, जेब में डाल लिया। ले लिया। तो उसको उसके शहर की कीमत 25 करोड़ बहुत कम है। कम है, मतलब एक गैंगस्टर तो बाद में था, मेन चीज वो एक बिजनेस। लेकिन दुनिया में मैंने बड़े बड़े डांस की हिस्ट्री पढ़ी है। अब जो वो बशुई ग्रुप है उसको भी मैंने पढ़ा है। जी जी, लेकिन उसका इसका नहीं मुकाबला। दाऊद इब्राहिम जैसा डान नहीं पैदा। बिल्कुल सर वो जो बिल्डिंग बिकी थी ना, उसमें 4000 आदमी रहते थे, ठीक हो गया। फ्री ऑफ कास्ट। जी जी उनका खाना पीना, तालीम का खर्चा, शादी ब्याह का दाऊद इब्राहिम देता था। जी जी, उस बिल्डिंग को बेचना चाह रहे थे, वो कैसे बिक सकती थी? और अगर बिकती तो वो घर कैसे जाता? वो ऑफिसर नहीं जाता। अभी धुरंधर फिल्म जो आई इंडिया की, शायद देखी आपने कि नहीं? देखी मैंने। देखी आपने? तो इसका आपका मैं जवाब भी दे रहा हूँ। इत्तेफाक नहीं हुआ आपका कि आपके दाऊद इब्राहिम जैसी इतनी बड़े गैंगस्टर को आप जानते हैं, मतलब उनके बारे में पढ़ा हुआ आपने, तो आपने वो कभी किसी से जिक्र किया हो यार इस पे हमें भी फिल्म बनानी चाहिए? ये मैं आपको क्योंकि बना रहा वो हूँ, अगर हमारे पे बना सकते आपको हैं मैं तो बता रहा हूँ कि मैं फिल्म लिख रहा हूँ और यहाँ से मैं उसी प्रोड्यूसर के पास जाना है, क्या बात। और वो फिल्म हम बना रहे हैं और उसका इंशाल्लाह जवाब देंगे, और आप देखेंगे कि धुरंधर का जवाब कैसे आता है। अच्छा, धुरंधर वाली फिल्म रियलिटी थी? क्योंकि ये बिल्कुल जहन में है। नहीं, धुरंधर फिल्म जब बनी थी उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया ना पूरी दुनिया में, हकीकत नहीं है वो। पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित किया है, ठीक हो गया। और पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को इन्वॉल्व किया है, और ये बताया कि ये सियासी पार्टियां जो डके इस किस्म के लोग पैदा करते हैं और इनसे दहशतगर्दी वो तो बरसों से करते आ रहे हैं। और हमेशा करते आ रहे हैं, वो भी करते आ रहे हैं। लेकिन धुरंधर से उन्होंने पूरी दुनिया में एक वाबेला मचाया ना। जी जी, तो इंशाल्लाह इस वाबेले का ऐसा जवाब देंगे कि कमाल होगा, अल्लाह मेरे ने चाहा तो। धुरंधर का जिक्र हुआ तो चौधरी असलम का जिक्र ना हो। जी आप उनके बारे में काफ़ी नॉलेज माशाल्लाह रखते हैं, जी। तो उनके बारे में थोड़ी सी उनकी पर्सनैलिटी बताएं, वो किस तरह के आदमी थे? क्या वो कोई खूंखार जानवर था कि नहीं जी, खूंखार जानवर नहीं था वो, या सिर्फ दुश्मनों के लिए? या ये जो देखिए मेरी बात सुने, जो खूंखार जानवर होता है ना, या जिस आदमी का किरदार ठीक नहीं होता, जी जी, उसका सबसे बड़ी कसौटी जो होती है ना, उसकी बीवी होती है। बिल्कुल ऐसी है, वो बेजार होती है। इसमें कोई शक नहीं। मसलन अगर वो बदमाश डान है, लोगों को कत्ल करता है, नाजायज़ फरोशी करता है, हराम लाता है, ये वो, तो सारी दुनिया उसके सामने झुकती है, लेकिन बीवी नहीं झुकती। खा वो हिटलर हो, खा सिकंदर आज़म हो, खा मुग़ल आज़म हो, बिल्कुल ऐसे ही। उसके सामने ये झुकते हैं। उसकी बीवी ने एक जुमला बोला था कि मुझे 100 दफ़ा अल्लाह मार के 100 दफ़ा जिंदा करे तो हर जन्म में मैं असलम चौधरी मांगूंगा कि मेरा शौहर हो। लेकिन बाज़ औक़ात उन्होंने वो थोड़ा सा नाराज़गी भी उनके साथ शो की है, लेकिन एक जगह पर उन्होंने अपनी थोड़ी सी नाराज़गी भी उनके साथ शो की है असलम चौधरी के साथ। असलम चौधरी के साथ दूसरा जुमला उनका यही था। नहीं, उनकी नाराज़गी क्या होती है? एक बीवी की नाराज़गी सिर्फ इतनी होती है कि बाद वो टाइम नहीं देते, वो टाइम उनके पास नहीं होता था। टाइम नहीं देते। तो ऐसे आदमी के पास पुलिस का ऑफिसर जो था 24 घंटे का मुलाजिम, बिल्कुल तो इसलिए उनकी बीवियों को ये सोचना चाहिए शादी करते हुए कि टाइम कम मिलेगा। बिल्कुल, जब तक रहा बहादुर रहा, जी जी, और उसने सबको नथ डाल दी थी। और मैं आपको बताऊं कि उसको मारा गया, उसको मरवाया गया, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता, मैं आपको बताऊं, एक भी आपको वहाँ नहीं, उसको लाने वालों ने मरवाया या किसी और ने मरवाया? ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन जो चलता है ना यहाँ सिस्टम हमारे मुल्क में, लाने वाले भी वही होते हैं, मरवाने वाले भी वही होते हैं। जो लाता है वही मरवाता है, क्योंकि वो एक ख़तरा ऐसा बन जाता है ना कि फिर उसमें कुछ पसंदीदा लोगों को भी उसने, एक ही तो नहीं होता पसंदीदा, बिल्कुल, दूसरा भी होता है, लेकिन वो उनका भी दुश्मन हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर गड़बड़ होगी। और जिस तरह वो रहमान डकैत के साथ दिखाते हैं, जी हाँ, सेम वही स्टोरी है। जी हाँ। अच्छा, आपकी जो हमारी पंजाबी फिल्म है उनका तो कोई हाल नज़र नहीं आता, लेकिन इंडियन पंजाबी फिल्में कहाँ से कहाँ निकल चुकी हुई हैं। सर वो पंजाबी फिल्म बनाते हैं और इंडिया की फिल्म जो है वो भी अब फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि उनका एक ही वो स्टाइल था जी जी, कि तो कनाडा चले जाओ तो वापस आ जाओ, तो अद्धी फिल्म उथे बनाओ तो अद्धी फिल्म आते ना, वो फार्मूला उनका अब ख़त्म हो गया।
अगर वो कामयाब होता तो वहाँ के लोग मुझे साइन ना करते एज ए राइटर। जी जी। तो मैंने तो हिंदुस्तान की 3 फिल्में साइन की हैं। अच्छा, डिफेंस को कहते हैं आजकल की जो हीरा मंडी हमारी डिफेंस ही है, और जितने भी वो पंजाबी मतलब स्टेज ड्रामा वाले भी थे लोग, वो अकेली अकेली औरतें उधर वहाँ पे घर में रहती हैं, तो वो क्या इसमें क्या हकीकत है? डिफेंस को अब ना हीरा मंडी का नाम भी दिया जाता है। नहीं, डिफेंस को हीरा मंडी का नाम तो किसी ने गलत दिया है। डिफेंस के हीरा मंडी नहीं होना चाहिए। ये मैंने एक बहुत बड़ी अदाकार हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने खुद कहा क्योंकि वो डिफेंस की रहायशी हैं, तो वो मैं बताता हूँ जो उन्होंने क्यों कहा होगा। वो वजह ये है कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, जो सरमायादार, जिनमें आप MP भी ले लें, MNAs भी ले लें, सेनेटर्स भी ले लें, जी जी मिनिस्टर भी ले लें, इन्होंने 2-2 तो बीवियाँ वैसे की होती हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा इन्होंने रखेलें भी रखी होती हैं। जी जी। तो रखेलें आप देखें, एक बड़ा आदमी होगा तो उसकी रखेल जो है वो अलामा इकबाल टाउन में तो नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए उन्होंने इंतखाब किया डिफेंस का, क्योंकि डिफेंस खामोश सा इलाका है। बिल्कुल। मतलब दाएं बाएं लोग ये देखते नहीं कि इधर कौन है उधर कौन गया। वो रात को 2 बजे कोई आ जाए, 2 बजे 3 बजे आ जाए, 4 बजे आ जाए, दरवाज़ा बंद हो, कोठी ना खोले, कोई साथ वाला परवाह ही नहीं है। बादर नहीं करता। बिल्कुल। तो डिफेंस में लोगों ने उन अपने दाश्ताओं को रखना शुरू किया। जी जी। फिर यह मसलन बीवी को पता चल गया या उनका दिल भर गया या जो भी हुआ, फिर उन्होंने 1-2 साल बाद छोड़ दिया उसे। जी जी। अब वो दाश्ता जो है, अब उसके ना तो कोई शादी करने के लिए तैयार है कि सबको तो पता चल गया कि ये दाश्ता थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वहाँ रह के वो क्या करे, वो अकेली है। घर वाले भी बाज़ दफ़ा मुँह नहीं लगाते। ठीक है। वो फिर पार्टियाँ करना शुरू कर देती है। फिर पार्टियाँ करती हैं, वहाँ कपल्स आते हैं, वहाँ फिर बकबक होती है, वहाँ पर जो कुछ भी आप समझ लें, वहाँ स्टेज ड्रामा के शराब भी चलता है। अदाकार। तो ये जो अब मैंने एक आदमी के घर गया, उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने मुझे अपने घर दिखाना शुरू किया। तो तहखाने में ले गया तो वहाँ देखा ये माँ बार बनी थी पूरी, हर किस्म की शराब सजी हुई वाह। और डांस का भी माहौल, ये वो मतलब ये अब वहाँ फैशन बन गया कि ये है। तो इसको आप जो मर्ज़ी कह लें। वैसे ये जो बीमारी है साहब जी, ये हर दौर में रही है। ये कोई ये नहीं कि आज है, जी जी। ये हर दौर में थी। हर दौर में औरत का इस्तेसाल हुआ। हर दौर में जब किसी के पास पैसा है उसने सबसे पहले दूसरी औरत को देखा। बिल्कुल ऐसे ही। और हर दौर में औरत को नचवाया भी गया, औरत की कमाई भी खाई। दुनिया का ओल्डेस्ट प्रोफेशन जो है वो यही तो है। इन शॉर्ट हम औरत को समझ दुनिया का सबसे जो पुराना प्रोफेशन है वो कोठी खाना है या हीरा मंडी है, जो बरसों से चलता है। सबसे पहले मर्दों ने, वैसे कितने गैरतमंद बनते हैं मर्द, औरत की कमाई फर्क सदियों जीते रहे ये लोग। खैमे बने होते थे, खैमों में रहते थे। बिल्कुल। और उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा एक खैमे पे होता था। उसका मतलब यह है कि यहाँ लड़की अवेलेबल है। जी जी। तो ये तो पोजीशन थी हमारे मुल्क में। अब बहना ये बड़ा ख़राब दौर आ गया। वैसे तो हज़रत अबू का कौल है कि आने वाला हर दौर पहले दौर से बुरा होगा। ठीक हो गया। ये कन्फर्म बात। जी जी। जो मैंने माहौल अपने बचपन में देखा वो आज नहीं है। नहीं है। और जो मेरे बच्चे आज माहौल देख रहे हैं, जब ये बूढ़े हो जाएंगे तो इनके बच्चों के लिए भी वो माहौल वो नहीं होगा। नहीं होगा। आने वाला दौर बुरा ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो बुराई आज है ये 5,500 साल पहले रोम में बिल्कुल एज इट इज़ हालात थे। जब सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया तो उसका जुर्म यही था। जी जी। कि वो सच को सच कहता था। जो जुर्म इमरान खान का है तो उसको जहर का प्याला उसने पी लिया। यानी आप समझते हैं इमरान खान सच कहता है? बिल्कुल सच कहता है। तो इसलिए शायद उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। नहीं, सच को कहाँ बाहर जाए, सच को तो ज़बह कर दिया जाता है ना। नहीं, अब ये आप अंदिया दे रहे हैं कि उसको कल को ज़िबा कर दिया जाएगा। जी, मैं अभी तक तो मैंने दूर दूर तक कोई चांस नज़र नहीं आते। देखें, जब आप अपनी ज़ात को अना का मसला बनाते हैं तो आप इंसाफ नहीं कर पाते। नहीं, वो आप कहते हैं कि देखें, मुल्क और कौम की जब बात आती है, हम क्यों पीछे रह गए जी, कि हमारे जितने लीडर हैं आप उनको देख लें, वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, आवाम के लिए नहीं सोचते। ठीक है। एक आदमी इलेक्शन लड़ता है, उसकी पकौड़ों की दुकान है, ठीक है। और जब वो MPA बन जाता है फिर उसकी 4 कोठियाँ हैं, 8 गाड़ियाँ हैं और वो करोड़पति है। लेकिन जिस हलके के से वोट लेकर आया जी जी। उस हलके का आदमी पहले से ज़्यादा करीब हो गया। तो जब ये हालत होगी तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं। आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, जी जी, इसको अगर आप अपनी ज़ात का हिस्सा बना लें कि मैं अपनी ज़ात को मैंने एक्सपोज करना है, लेकिन तो इमरान लोग नहीं देखेंगे। इमरान खान के दौर में बड़ी बड़ी करप्शन हमारे सामने आई। उस्मान बुज़ार और मरीम नवाज में से आप बेहतर समझते हैं कि कौन बेहतर हो सकता है? मरीम नवाज और उस्मान बुज़ार में इतना ही फ़र्क है जितना एक चपड़ासी में और एक चीफ मिनिस्टर में होता है।
मतलब मरीम नवाज़ जो है ये इतना अच्छा काम कर रही है कि मेरे अगर बस में हो ना तो मैं नेक्स्ट इलेक्शन में इसको प्राइम मिनिस्टर के सीट पर बिठा दूँ। क्या बात है। क्योंकि पहली दफ़ा एक चीफ मिनिस्टर के आने से पूरे मुल्क के अंदर एक तब्दीली नज़र आई। जी जी। सड़कें साफ़, शहर सुथरा, और आप देखें उसने ये जो रेडियो वाले हैं उनसे जान छुड़ा दी। वो कतार में कितनी खूबसूरत लगता है वो अब बाज़ार। बिल्कुल क्या ऐसे जी। है। तो इसी तरह मैं आगे एक वाक़या बयान करता हूँ। सरगोदे का एक पुल था जो अरसदराज से नहीं बन रहा था, तो मरीम नवाज़ ने सरगोदे का दौरा किया तो वहाँ देखा पुल से क्यों नहीं बन रहा। अब वो आए शाएँ करने लगे। उसने कहा मुझे ये नहीं पता, मैं ये नेक्स्ट साल की जो ईद है जी जी। मैं खुद सरगोदा आऊँगा और इस पुल पर मैं अपनी गाड़ी लेकर आऊँगी। अगर ये पुल नहीं तैयार होगा तो जितने ज़िम्मेदार लोग हैं वो अपना अंजाम खुद सोच लें। बिल्कुल। और ईद से चंद दिन पहले वो पुल जो था उसका इफ्तिताह हुआ। क्या बात। मतलब वो जो कहती है उसका पीछा भी करती है। बस एक ही चीज़ का मुझे गिला है मरीम नवाज़ से कि मरीम नवाज़ भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ वही सलूक कर रही है जो उससे पहले की हुकूमतें करती रही हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि वो फिल्म सिटी बना रही है। नहीं, वो कह रही हैं, लेकिन देखिए फिल्म सिटी के बनाने से जी जी कोई फ़ायदा। आप शोरूम बना रहे हैं, आपने शोरूम शुरू कर दिया, बिल्कुल। कारें हैं नहीं तो शोरूम बनाने का फ़ायदा। कार्य मतलब क्या, अदाकार, राइटर, डायरेक्टर। साफ ज़ाहिर है भाई हम कुछ किसी काबिल होंगे तो फिल्म बनेगी ना। आप पहले जो फिल्म के अंदर मुतलका लोग हैं उनको तो संभालें ना। जी जी। और फिल्म सिटी बनने से फिल्म का रिवाइवल नहीं होगा। मैंने उनको एक मशवरा दिया था कि आप हर शहर में आर्डर कर दें कि जो भी 4 मंजिला प्लाजा बनाएगा एक सिनेमा उसमें मस्त उसे बनाना होगा, ठीक होगा। खा वो 50 सीट को। इस तरीके से शहर में सिनेमा बन जाए, छोटे शहर में। जी जी। इंडस्ट्री का रिवाइवल ऐसे होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या बात। लेकिन उन्होंने इस पर कभी गौर नहीं किया। परवेज़ मुशर्रफ भी आपके सुना बैचमेट रहे हैं और निशाने हैदर के चक्कर में आप आर्मी में गए, लेकिन जब पता चला कि यहाँ तो मरने के बाद ही मिलता है निशाने हैदर, फिर भाग गए। वो क्या था यादगार लम्हा आपका? मैं भाई यादगार लम्हा क्या था, सेलेक्ट होकर बड़ी खुश हुई। मैंने कहा आप निशाने हैदर लेंगे और शोहरत एंजॉय करूँगा। तो हम बस में आ रहे थे, परवेज़ मुशर्रफ मेरे पीछे बैठे हुए थे, सिगरेट पी रहे थे। जी जी। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार परवेज़ ये निशाने हैदर कैसे मिलता है? अच्छा, वो तब भी सिगरेट पीते थे? हाँ जी। तो कह लगे तुम निशाने हैदर लेने आए? मैंने कहा कहते क्यों? मैंने कहा यार मैं मशहूर हो जाऊँगी, शोहरत को एंजॉय करूँगा, मतलब अखबार में नाम आएगा वगैरह वगैरह। कहता बेटा ये मरने के बाद मिलता है, शोहरत आप नहीं एंजॉय करेंगे, आपके बच्चे करेंगे। हाँ। तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं ऐसी नौकरी क्या करनी है मैं जिसमें मैं ना एंजॉय कर सकूँ। अदाकारा को पाकिस्तानी मोस्टली डायरेक्टर ने वो तवाइफों के रोल क्यों दिए हैं, या उस तरह के वो रोल में नज़र आती रही हैं पंजाबी फिल्मों में? वो ज़्यादातर मेरी फिल्में थी सर जिनमें पंजाबी फिल्म में आप बात कर रहे हैं तवाइफ Even होती थी, और बाकी लोग भी करते थे। उसकी एक वजह थी। वजह ये देखें, हिंदुस्तान है ना, वहाँ आपको किसी फिल्म में तवाइफ नज़र नहीं आएगी सिवाय कि वो जैसे हीरा मंडी बनाए वहाँ वो, वरना वो आम लड़की लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो आम लड़की को तवाइफ से ज़्यादा नंगा कर देते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, आप उनके आइटम सॉन्ग के नाम से उनके गाने, उनके लव सॉन्ग भी बड़े उसमें। अब तो किसिंग भी आम शुरू हो गई है। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये था कि हमारे यहाँ आम किरदार की लड़की को हम नचवा नहीं सकते थे, तो लोग डांस देखना चाहते हैं तो हम तवाइफ का एक करेक्टर पेंट करते थे, उससे हम मुजरा वगैरह करवा लिया, गाने करवा लिए, तो लोग खुश हो जाते थे। खुश हो जाते थे। ये बात थी। लेकिन वरना कोई ये नहीं कि कोई हमारा प्रॉब्लम था। अब क्यों नहीं आती? अब लेजेंडर मौलवी में कोई तवाइफ है नहीं, बुल्ला में कोई तवाइफ नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि अब वो लोग जो है ना, अब देखें लेजेंडर मौलवी में गाने कोई नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल सॉन्ग। बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो बात ये है कि अब लोग जो है ना, जो अब का जो व्यूअर है उसकी चेंज सिर्फ इतनी है कि वो इन्फॉर्मेटिव भी है और वो चूजी भी हो गए, क्योंकि उसके हाथ में रिमोट है, 84 उसके चैनल और नेटफ्लिक्स और फलाना फलाना अमेजोन उसके सामने है। जी जी। वो इतना कुछ देख चुका है कि अब जब हम फिल्म लगाते हैं, ये क्यों नहीं फिल्में जो जुमे को लगती हैं तो जुमे की उतर जाती हैं। जी जी। वो फिल्में प्रोड्यूसर ने और डायरेक्टर ने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए बनाई होती है कि यार ये चल जाएगी, ऐसे नहीं चलती। पब्लिक को सामने रखे। बिल्कुल। हमने लेजेंडर मौलवी लिखी, हमने अपने आप को सामने नहीं रखा, हमने यूथ को सामने रखा, हमने पुराने लोगों को भी सामने रखा, नए लोगों को भी सामने रखा, हमने हर मिसाल डाल। देखिए आपने? नहीं, अभी देखी नहीं, लेकिन आप मेरा इंटरव्यू लेने आ गए, फिल्म आपने मेरी को देखी नहीं है, तो देखने का इंशाल्लाह इत्तेफाक होगा। और वही ना, जब आपने सुल्तान राय वाला जिक्र किया ना, तो मैंने कहा उसमें आपने कहा कि सेम ही वो था उसकी ना, जो थीम था उसका, सिर्फ करेक्टर ये वो थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती थी, लेकिन उसमें फिर मुझे इन्फॉर्मेटिव कोई टच नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अभी आपने इन्फॉर्मेटिव वाला जिक्र किया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, जो एक तब्दीली नज़र आई है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए भी हम
नेक तमन्ना का इजहार करते हैं। और आखिर में कोई मैसेज देना चाहे हमारी ऑडियंस के लिए? ज़फ़र न थी अपनी बुराइयों पर जो नज़र रहे देखते दूसरों के ऐब व हुनर। वाह। ज़फ़र अपनी बुराइयों पर न थी नज़र रहे देखते दूसरों के ऐब व हुनर। पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र जी जी तो निगाह में कोई बुरा न रहा। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ नासिर अदीब साहब मौजूद थे और उम्मीद आपको ये गुफ्तगू और ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और आप इस हवाले से कोई आपके ज़हन में सवाल जो पैदा हो रहा है वो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो हम दोबारा सर से फिर कभी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इस तरह के एक और मज़ीद एपिसोड भी हम लेके आ सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।